नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 4 जनवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 10:30 से लेकर जो 12 बजे वाली शिफ्ट है, तो इस शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 में से यहाँ पर एग्जैक्ट हूबहू 38 जीके के सवाल मिल चुके हैं और ये सभी 100% रियल और ऑथेंटिक सवाल। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित करने वाले हैं ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है इनसे 100% फायदा होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपके 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 और 3 जनवरी को किसी भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं आया है। आज फिर आपके एग्जाम कंटिन्यू हो गए तो डेली आपको वीडियो मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों शिफ्टों की मर्ज करके मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर बहुत सा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, काफ़ी आपको फायदा मिलने वाला है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वो डेली एक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेकंड टाइम मैनेजमेंट, जो कि एग्जाम में बहुत से कैंडिडेट है सवाल मिस कर जाते हैं, तो न्यू ईयर पर टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया, बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है। आपके कंसेप्ट कितना ही क्लियर क्यों नहीं, लेकिन जब तक आप जितनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, अच्छा स्कोर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप मात्र 299 रुपये में, इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 30 रुपये का, यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो ये आपके एनटीपीसी के टेस्ट रहेंगे। और यहाँ पर यदि ये पूरी आप ईयरली ज्वाइन करते हो, जो कि यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है न्यू ईयर पर, तो आपके कितने भी एग्जाम्स हो, 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 टेस्ट अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो। ये 1 साल तक वैलिड रहेगा और इसमें एनटीपीसी के सारे टेस्ट अवेलेबल है, ग्रुप डी के सारे टेस्ट अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई कर देना। और बाकी जो अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो इस पर आधारित इन्होंने एक क्यूरेटेड क्रैश कोर्स भी बनाया है एनटीपीसी स्पेशल, वो भी आप डिस्काउंट डील के तहत है, बहुत नाम मात्र फीस में ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहतर रहेगी और ये कोर्स भी आप क्यूरेटेड स्पेशल कोर्स भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो आज आपकी प्रथम पारी में 38 जीके के सवाल मेरे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर जानते हैं। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई है? तो 1857 की क्रांति है ये 1 नवंबर 1858 को समाप्त हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, इसलिए 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और मेरठ में क्रांति आरंभ करने का श्रेय जाता है धन सिंह गुर्जर को। और ये जो 1857 की क्रांति है ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका आपको पूछा था कब समाप्त हुई है, तो 1 नवंबर 1858 को ये समाप्त हुई थी। साइमन कमीशन भारत का आया था, बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है। तो 3 फेब 1928 को साइमन कमीशन है वो भारत आया था मुंबई में, तो 3 फरवरी 1928 को आया था। और वैसे साइमन आयोग एक 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसकी जांच करना था। आपको पूछा था भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम किस अधिवेशन में फहराया गया था? तो भारतीय ध्वज की बात करें तो सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को ये जो आपकी 36 पट्टियों वाला 3 कलर का लाल, पीले और हरे रंग का उस समय अलग ध्वज था, उसको सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। सवाल इस टाइप से आ जाए कि सबसे पहले विदेश में भारतीय ध्वज है वो किसने और कब फहराया था, तो वो हो जाएगा आपके सवाल पूछा भी है। कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा, जो मैडम कामा है, इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराया था। ये विदेश में बीकाजी कामा के द्वारा सबसे पहले 1907 में फहराया गया था। और ये आपके पूछा गया था सवाल में 1906 दे रखा था कि भारतीय ध्वज 1906 में सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, तो कोलकाता आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ जहाँ से अक्सर सवाल आता है, एक तो इसकी जो आयताकार होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछ लिया जाता है, तो 3:2 रहता है। और जो डिजाइन है वो किया है पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया है। और राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था, जो वर्तमान स्वरूप है राष्ट्रीय ध्वज का, वो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। अगला सवाल लिखिए, भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ स्थापित हुआ था? प्रत्येक एनटीपीसी के शिफ्ट में न्यूक्लियर प्लांट से एक सवाल आ रहा है जो कि प्रथम से ही पूछ लिया है, बार बार रिपीट हो रहा है ये सवाल सेम। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ था, जो फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट है ये सेम आपके तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र में है, पालघर
डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, जो सबसे पहले स्थापित हुआ था 1969 में। इससे पहले आपका पूछा गया था कि न्यूनतम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपकी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 2013 में तमिलनाडु में स्थित है। सवाल आ जाए भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा, तो वो अप्सरा हो जाएगा, जो 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित किया गया था। अन्य जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं तो केगा कहाँ पर है, 2000 में स्थापित कर्नाटक में। और बात करूं नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट की, तो 1991 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में ये स्थापित है। काकरापार है गुजरात में, 1993 में स्थापित है। कलपक्कम है, ये मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट है, 1984 में है, स्थापित हुआ था, तमिलनाडु में है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। ये भी काफ़ी इजी सवाल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो आप सभी को पता है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी जो अल्पकालिक सदस्य, जिनको प्रत्येक 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में जो 10 अस्थायी सदस्य, उसमें भारत भी शामिल हो गया है। तो ये देख सकते हो आप, एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे और एस्टिविंकेंट, ये सभी आपके अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। टोटल 10 हैं, टूनेशिया और वियतनाम। और परमानेंट मेंबर जो 5 हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। अगला सवाल यहाँ पर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं, तो इसकी मैंने एक अलग से PDF डाल रखी है। 55 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनकी स्थापना, सदस्य देश कितने हैं, तो ये जरूर देख लेना। टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, और भी मटेरियल है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो WTO में वर्तमान में सदस्य देश हैं 164 मेंबर स्टेट हैं। आपको पूछा था जून 2020 तक, मतलब आप समझ सकते हैं जो करंट अफेयर्स आ रहा है ना, वो जून 2020 से पहले के पूछे जा रहे हैं। और देखिए हेडक्वार्टर WTO का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था, तो सबसे पहले भारत का जो हाईकोर्ट है वो कलकत्ता हाईकोर्ट 1862 में स्थापित हुआ था। और कलकत्ता हाईकोर्ट क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप आते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं, तो वर्ल्ड वाइड पूछ लिया, इंडिया का नहीं पूछा कि विश्व में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें कितने हेरिटेज स्थल है। तो वर्ल्ड में टोटल 1121 यानी 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को में। इसमें भी 3 कैटेगरी है, तो 869 तो कल्चरल है, 213 नेचुरल है और आपकी 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। और ये आने वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची में कितने देशों में स्थल है, तो टोटल 167 देशों में ये सभी 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। सबसे ज़्यादा विश्व विरासत जो साइट है वो किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा चाइना और इटली में है, 55 साइट हैं। और भारत में वर्तमान में कितने यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल साइट है, तो वर्तमान में 40 हैं। और आपके जो सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो 9 दिसंबर को 2 साइट ऐड हुई है, तो उसमें आपको 38 आंसर करना है। इससे पहले पेपर बनाया गया है, तो आपको जो पूछा जाएगा जून 2020 तक भारत में टोटल कितनी विश्व धरोहर स्थल है, तो आप कहेंगे 38 हैं। और अभी वर्तमान में 9 दिसंबर को 2 और स्थल हैं MP के, एक तो ग्वालियर को, दूसरा ओरछा को ऐड करके यहाँ पर 40 हो गए हैं विश्व धरोहर स्थल। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन है, एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने बताया था, सेम सवाल पूछ लिया गया है। इससे पहले आपका आया था कि गोल्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उसमें मैंने बताया कर्नाटक, और एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सभी बताई थी, तो उसमें मैंने बॉक्साइट बताया, उड़ीसा आगे आपके करेक्ट हो जाएगा। आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट है, इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो उड़ीसा में होता है, अग्रणी राज्य उड़ीसा है। और सिल्वर का राजस्थान में, कॉपर का मध्य प्रदेश में, डायमंड का मध्य प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, थोरियम का केरला में होता है। सुकन्या समृद्धि योजना है, योजना से 2 सवाल आ रहा है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। 2014 से लेकर अब तक की जितनी भी योजनाएं हैं, टोटल 65 योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो जरूर देख लेना, चैनल पर पड़ा हुआ है, कल ही डाला था। तो पूछ लिया कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ, उसमें मैंने बताया था कि शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया था पानीपत हरियाणा में। और ये योजना है 22 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया है। स्पेशली एक लघु बचत योजना है, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, उच्च शिक्षा हेतु उनके विवाह के लिए एक राष्ट्रीय लघु बचत योजना है। इससे पहले NTPC में पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, उसमें भी मैंने बताया था इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी, किन्होंने की थी। और आज पूछ लिया है शुभारंभ किसने किया था, PM मोदी जी ने किया था। और सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बेटियों के लिए स्पेशल है, एक छोटी बचत योजना हो जाएगी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च की गई है ये योजना।
और इसमें आपके 250 रुपये मिनिमम अकाउंट से खाता खोल सकता है। अगला देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बांध से आज 2 सवाल पूछ लिए हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी अपन देखने वाले हैं। सरदार सरोवर बांध है। दोस्तों कमेंट करके बताइए हमारे वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिलता है। यदि आप पहले से 2019 से कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। जो एसएससी में मैंने पेपर कवर किए हैं, जो भी एग्जाम होता है उसका एनालिसिस से बहुत से सवाल यहाँ से हूबहू रिपीट हो रहे हैं, तो काफ़ी फ़ायदा मिला होगा आपको। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है, 138 मीटर ऊंचा है। पूछा था किस नदी पर है, नर्मदा पर है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और अगला सवाल देखिए गांधी सागर डैम किस राज्य में है। पहले में नदी का पूछ लिया, दूसरे में गांधी सागर बांध है, ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। सभी इंपोर्टेंट बांध कौन सी नदी पर है, किस राज्य में है, वो देख लीजिए। कोयना बांध है कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में। गांधी सागर जो पूछा है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। बगलियाहार बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल है सतलुज नदी पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब में स्थित है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर मुल्ला पेरियार बांध की, तो पेरियार नदी पर केरला में है। मैथन बांध ब्राकार नदी झारखंड में। और निम्मो बाजगो बांध है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में। श्री शैलम बांध बहुत बार आता है, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। बात करूं चोटक बांध की, तो चोटक बांध है सुरू नदी जो कि जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध बहुत बार आता है, ये सवाल भी भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। रणजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब में। अलमाटी बांध है, रिपीटेड सवाल है, कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है अलमाटी। और फिर बात करूं पोंग बांध, पोंग बांध का अन्य नाम है महाना प्रताप सागर बांध है, जो ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। फिर मैं बात करूं यहाँ पर पोचम पाड बांध है गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में। मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में। और नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी आंध्रा में। फिर पंचेत बांध एग्जाम में आता रहता है, ये सवाल भी दामोदर नदी झारखंड में है। सरदार सरोवर यहाँ पर पूछा हुआ है नर्मदा नदी गुजरात में। हीराकुंड बांध है महानदी उड़ीसा में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी बांध और नदियाँ कवर हो गई। आपके आज पूछा था 2 बांध गांधी सागर और सरदार सरोवर बांध से 2 सवाल थे। मुगल शासक अकबर कब राजगद्दी पर बैठे हैं, तो अकबर का यहाँ पर जो राजाभिषेक तो हुआ था 14 फरवरी 1556 को। इससे पहले इनकी शासनकाल की बात करें तो 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक इनका शासनकाल रहा है। अन्य जो भी मुगल शासक हैं उनका भी आप देख लीजिए शासनकाल, जैसे कि सबसे पहले बाबर है 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1556, फिर जहांगीर का 1606 से 1627 है, और इसके बीच में अकबर आ गए आपके। और शाहजहाँ का है 1628 से 1658, औरंगजेब का है 1658 से 1707। अंतिम मुगल शासक की बात करूँ तो बहादुर शाह द्वितीय हैं 1837 से लेकर 1857 तक। आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ था, आपको पूछा था आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था। लागू की बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। पारित हुआ था 15 जून 2005 को है। ये संसद में आरटीआई एक्ट पारित हुआ था 15 जून 2005 को। लागू फिर बाद में 12 अक्टूबर 2005 को। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005। तो आप कमेंट करके बताइए सवाल में क्या डेट पूछी थी या फिर सिर्फ ईयर से ही आया था। पितरस है बाइल ज्यूस है, सेम सवाल रिपीट हो गया है कि कहाँ से स्रावित होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, तो लीवर से होता है। यकृत कह सकते हो, हिंदी में जिगर भी कहा जाता है। और स्टोर जो संग्रहण होता है बाइल ज्यूस का वो होता है पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में। वर्ल्ड बैंक 2016 के अनुसार है, ये थोड़ा टफ सवाल था, $12,000 से कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश किस श्रेणी में आएगा। तो एग्जैक्ट थोड़ा सा सवाल में लैंग्वेज में चेंजेस हो सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कहता है 2016 के अकॉर्डिंग जिसकी प्रति व्यक्ति आय $12,000 से कम है, वो देश आएगा अपर मिडल इनकम इकोनॉमिक्स में आने वाला है। और इस इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में जो अपर मिडल इनकम कैटेगरी है इसमें $4,036 से $12,475 के मध्य जो पर कैपिटा इनकम रहती है वो आ जाता है। और फिर इससे कम मैं बात करूं 4,035 से कम 1,024 से ज़्यादा $US वाला है, लोअर मिडिल है। और फिर हाई इनकम रहती है 12,476। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया था, इसका उल्टा पूछ लिया था। मतलब तन्यता की परिभाषा दी गई थी, ये किसका गुण है, तो आपको करना था तन्यता। इस प्रकार दिया गया था कि धातु को खींचकर उससे पतली तार बनाया जा सकता है, ये धातु का गुण कहलाता है। आप कहेंगे तन्यता करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता है वो तन्यता होती है। और सोने में सबसे अधिक तन्यता गुण पाया जाता है। और इस प्रकार आप इसको कह सकते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। मतलब कितनी ज्यादा
ज़्यादा तन्यता है सोने की। और धातु के गुण से एक और एग्जाम में सवाल अक्सर पूछा जाता है, आघात वर्धनीयता से पूछ लिया जाता है। तो आघात वर्धनीयता का मतलब है कि किसी पदार्थ की दबाव या आघात पड़ने पर बिना टूटे आकार बदल लेने की क्षमता। तो कुछ धातुओं को पीट कर उनकी पतली चद्दर बना दी जाती है, वो आघात वर्धनीयता, जिसमें सोना हो गया, चांदी हो गया, इसे सबसे ज़्यादा आघात वर्धी है। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की है? थोड़ा टफ सवाल पूछ रहा है ये भी। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत की थी 2016 में। और ये अवार्ड प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया जाता है, जिसका प्रथम एडिशन 2016 था। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग है, और साथ साथ माई गोव और यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपको पूछी है, HRA की स्थापना, न कि HSRA की स्थापना। तो HRA की स्थापना जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। और ये स्थापना पूर्वी बंगाल के भोले चांग में हुई थी। किन्होंने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली के द्वारा स्थापना की गई थी। 1924 करेक्ट हो जाएगा। सवाल आ जाए इसका नाम कब बदला गया है? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, या फिर इस टाइप से आ जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका नाम है वो, इसकी स्थापना कब की गई है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी, क्योंकि ये जो HRA का नाम बदल कर है, उन्होंने इसका नेतृत्व सौंप दिया था चंद्रशेखर आज़ाद को। अगला सवाल देखते हैं, पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एक्चुअल में सवाल थोड़ा, ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होगा? जो मानव ब्लड का रहता है, रक्त का रहता है, तो सेम आंसर करना था जो ब्लड का है। 7.35 से 7.45 तक रेंज रहती है ह्यूमन बॉडी के पीएच की, या फिर मानव रक्त की। एसिड रेन की पीएच और ह्यूमन यूरिन की बहुत बार पूछी जाती है जो 6 होती है। और विनेगर सिरका की 2.9 है। और बाकी आप देख सकते हो बियर की 4.5 है, दूध की 6.5 से 6.7 तक वेरी करती है। तो टमाटर की, ऑरेंज की और एप्पल्स की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। पीएच स्केल रेंज कितनी है? 0 से लेकर 14 तक है। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय रहता है। पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले में। ऑप्शन में आपके ब्रह्मागिरी पर्वत दे रखा था, करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मागिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है। और काफ़ी कैंडिडेट ने यह भी बताया कि दामोदर नदी का, तो यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गए हैं, एक्चुअल में नाम क्या था, गोदावरी था या फिर दामोदर था? आप कमेंट करके बता रहे, इस दोनों का ही मैं बता देता हूँ। गोदावरी का तो हो गया ब्रह्मागिरी पर्वत, और दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो भारत ने फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में 1900 में, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था। और उस समय एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड ने, जो एंग्लो इंडियन था, उन्होंने भाग लिया था, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक है वो जीते थे। किन्होंने? नॉर्मन प्रिजार्ड ने सबसे पहले 1900 में, जो भारतीय एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने भाग लिया था ओलंपिक में। सवाल इस टाइप से आ जाए कि टीम, सबसे पहले टीम, ये तो एकमात्र खिलाड़ी, और टीम कब भेजी गई? तो सबसे पहले जो टीम ओलंपिक में भारत की भेजी गई थी वो 1920 में भेजी गई थी। और बाकी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन सा? तो 1948 में लंदन ओलंपिक में भारत का गोल्ड मेडल है हॉकी में। और ये सवाल आ जाए कि इंडिविजुअल में सबसे पहला गोल्ड मेडल है वो किन्होंने जीता? तो अभिनव बिंद्रा ने है। इंडिविजुअल में 2008 बीजिंग गोल्ड ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था शूटिंग में। और फिर इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल है, ये गोल्ड नहीं है, प्रथम इंडिविजुअल मेडल है 1952 का जो ओलंपिक गेम्स हुआ था हेलेंस्की, तो वहाँ पर जीता था के जादव ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में। तो सबसे पहले इंडिविजुअल मेडल जो ब्रॉन्ज का जीता है 1952 में, वो के जादव ने जीता है। और प्रथम ओलंपिक है मॉडर्न ओलंपिक, ये कहाँ पर हुए? तो 1896 एथेंस में हुए थे। अगला सवाल देखिए, आपके सवाल पूछा गया है तमस पुस्तक के ऑथर कौन है? तो ये हो जाएगा आपके भीष्म साहनी है इसके ऑथर तमस पुस्तक के। अब बहुत से कैंडिडेट ने जो मेरे को सवाल सेंड की है टेलीग्राम पे, तो उन्होंने बताया कि ओरिजिनली जो पब्लिश हुई उन्होंने बताया कि जो पुस्तक है वो तपस भी बता रहे कैंडिडेट और तमस भी बता रहे हैं। तो आई थिंक तमस ही होगा, क्योंकि ये भारतीय लेखक हैं भीष्म साहनी, और तपस है द बुक ऑफ तपस उत्तर है, ये अलग है। आई थिंक ये ओर्टेजा है, ये नहीं होगा। तो ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी 1973 की, काफ़ी पुरानी बुक्स हैं। तमस पुस्तक के उत्तर हैं भीष्म साहनी।
और नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएगा जेम्स अर्थर गोसलिंग है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये भी थोड़ा टफ सवाल रहेगा आपके लिए। कंप्यूटर से प्रत्येक शिफ्ट में 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, इजी भी है, एक सवाल थोड़ा टफ आ रहा है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जेम्स अर्थर गोसलिंग है। अन्य जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि C++ के कौन है? तो वो है आपके बजराने स्टॉप स्ट्रूप है। और जावा स्क्रिप्ट, जावा प्रोग्रामिंग अलग है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज अलग है। ये आपके ब्रेंडन इच हैं, इसके जो फाउंडर हो जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन है? ब्रेंडन इच। और पास्कल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डेवलप की गई थी 1970 में, नाम है निकोलस वृत्त। अगला सवाल देखिए, नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में है। स्पेशली ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी में मनाया जाता है। धार्मिक उत्सव है नव कलेवर उत्सव, उड़ीसा में है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि नोखई उत्सव पूछा था, दोनों ही केस में उड़ीसा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये पूछा है बाद में कंफर्म किया, नोखई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 दिया गया? तो गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 2019 है, वो कितने पर्यावरणविदों को दिया गया है? 6 पर्यावरणविदों को दिया गया है। 2020 में भी 6 व्यक्तियों को और 2019 में भी ये अवार्ड 6 व्यक्तियों को दिया गया। आप देख सकते हो ये सभी, इसमें भारतीय नहीं है कोई भी। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, इसकी शुरुआत है 1989 में रिचर्ड एन गोल्डमैन और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई है। पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है $2 लाख। अगला सवाल देखिए, यूआरएल की फुल फॉर्म फिर रिपीट हो गया तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। इनसेट 1B सैटेलाइट से प्रत्येक सेट में आ रहा है, तो कोशिश करूंगा आपके जल्द, आई थिंक 6 तारीख को एग्जाम, नहीं तो 6 तारीख को मैं वीडियो डाल दूंगा। तो इनसेट 1B भारतीय कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1983 में लॉन्च किया गया था इनसेट 1B। और इसका रॉकेट का नाम है स्पेस शटल चैलेंजर STS-8 रॉकेट से। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड पूछा है तो सेकेंड, जो पोखरण 6 पोखरण, ये जैसलमेर राजस्थान में होता है, परमाणु परीक्षण है, प्रथम हुआ था पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। उसका कोड नेम है स्माइलिंग बुधा। आपको पूछा था सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका कोड नेम हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन शक्ति, आपको करेक्ट करना था। और ये हुआ था पोखरण टेस्ट रेंज जैसलमेर राजस्थान में। कब हुआ था? 11 से 13 मई 1998 को हुआ था सेकेंड परमाणु परीक्षण। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों 18 मई 1974 को हुआ था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुधा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, ये कब शुरू की गई है? तो 2003 की योजना से पूछ लिया, मतलब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना जैसे कि नरेगा वगैरह हो गया, तो वो कब से भी पूछ लिया जा रहा है। वैसे मैंने 2014 से 2020 तक की कवर की है, तो इससे पहले की भी इंपॉर्टेंट योजना मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पर डाल दूं। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इसकी शुरुआत 2003 में की गई है। मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये योजना दोस्तों स्पेशली जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य है देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जो 2008 में लॉन्च हुई थी। बाकी आपकी पूछा गया था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में हुई थी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये 1 अप्रैल 2008 को की गई थी। अगला सवाल देखिए, नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? तो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है मलाला यूसुफजई है, जो पाकिस्तान की हैं। और ये 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने 2014 में शांति का नोबेल प्राइज जीता था। और सेकंड सबसे युवा है वो ब्रैग है, 25 वर्ष की आयु में 1915 में फिजिक्स का इन्होंने जीता था। और सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं तो वो जॉन बी गुडइनिफ है, और इन्होंने 2019 केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता था। इनकी उम्र है 97 ईयर्स। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1951 में हुआ था, इजी सवाल था। सांची का स्तूप है, ये भी रिपीट हुआ है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, 3री सेंचुरी में मध्य प्रदेश में स्थित है, 1989 में है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, जो NTPC में आ चुका है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो ये रोग एक वायरस जनित रोग है। और वायरस जनित रोग की मैंने लगभग प्रत्येक एग्जाम में जो NTPC को हो रहे हैं प्रत्येक सेट में ये ट्रिक बताई है। रेखा हमें हिट करके पोए चेत छोड़ गई, याद कर लेना दोस्तों। आ रहा है सेट में सवाल, रेबीज हो गया, खसरा, ये सभी रोग हैं वायरस जनित रोग हैं। इसमें हेपेटाइटिस भी है, ही हो जाएगा हिट करके। तो ये पोलियो, पोएचे यानी पोलियो, ए का मतलब एड्स है, चे यानी चेचक, सभी वायरस जनित रोग हैं। चेचक आ चुका है NTPC में। और छोटी माता है, इन्फ्लुएंजा, गलशोथ वगैरह। अगला सवाल देखिए, आपके फूल गोभी किस प्रकार का फ्लोवर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि क्या सवाल था एक्चुअल में, उसमें केसर करके भी कुछ दे रखा था, इस
पूरे सवाल में, तो आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का है यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से याद है तो सवाल। ऑप्शन दिए गए थे कि एक लिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी, तो किस प्रकार का है फूल गोभी, किसी को आंसर पता है तो कमेंट कर देना। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, एग्जाम में आता रहता है ये सवाल भी, तो इंडियन पेंटर हो जाएंगे, चित्रकार हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कृषि को प्राथमिकता दी गई इसमें, तो इसका हो जाएगा कृषि पर विकास प्रमुख उद्देश्य है। तो टोटल यहाँ पर जो 12 पंचवर्षीय योजना है इनका अपन देख लेते हैं क्या प्राथमिकता है, क्या मुख्य उद्देश्य है, आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1951 से 1956 तक है और कृषि पर आधारित है, प्रमुख उद्देश्य। सेकेंड पंचवर्षीय योजना है औद्योगिक विकास, इसका लक्ष्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना है अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनना, सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था उद्देश्य। चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसमें दो उद्देश्य, एक तो स्थिरता के साथ विकास, दूसरा है आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना है कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है पांचवी में भी, और उसके बाद उद्योग और खानों को भी यहाँ पर वरीयता दी गई है पांचवी में। छठी पंचवर्षीय योजना बहुत बार पूछा जाता है, गरीबी उन्मूलन है ये छठी पंचवर्षीय योजना, और साथ ही साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हो जाएगा इसका प्रमुख उद्देश्य। फिर सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, सवाल आ जाए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, तो सातवीं है। साथ ही साथ रोजगार की पर्याप्त अवसर पैदा करना। आठवीं हो जाएगी मानव संसाधन विकास, जैसे कि रोजगार हो गया, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना में न्याय और समानता के साथ विकास का यहाँ पर मूल मंत्र था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही है। इसका टारगेट था अगले 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, तो आप कहेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना तेज और अधिक समावेशी विकास, इसका प्रमुख लक्ष्य था। 12वीं जो अंतिम है 2012 से 17, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास इसका प्रमुख ध्येय था। तो ये देख लीजिए टोटल 12 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपके पूछा था प्रथम का, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पीडीएफ में भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और तीसरा जो कंप्यूटर का सवाल है, कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी, जैसे कि उसमें 0 और 1 होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं बाइनरी में, और बाइनरी जो नंबर है इसका प्रयोग मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए, मशीनी भाषा है बाइनरी कोड में लिखी जाती हैं। तो टोटल 40 में से 38 मैंने एग्जैक्ट सवाल बता दिए हैं, तो इस बात पर दोस्तों लाइक कर देना। और बाकी देखिए इनका स्पेशल थैंक्स यहाँ पर भूल गया तो यहाँ पर माफी चाहूँगा मैं। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम कुमार देवासी हैं, अंकित जोशी भाई ने तो सभी सवाल वेरीफाई किए कॉल पर, श्याम कुमार है, राजेंद्र कुमावत है, आकाश कुमार है, यहाँ पर पारितोष मिश्रा है, राजेंद्र कुमावत हो गए, सुमित जोशी हैं, अमन रॉय हैं, तो ये सभी भाइयों का शुभम मिश्रा हैं, और वैजीनाथ दुकारे, संजय गुज्जर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल है वो सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। मिलते हैं ऑल शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।